तो स्वागत है आपका यूपीएससी क्लासेस में। मैं हूं हिमांशु पांडे और आज है आपका लेक्चर 12 जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेसिपिटेशन। और इसी लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे थंडर स्टॉर्म। तो इस चैप्टर में क्या खास होगा? प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल, लेकिन रेनफॉल केवल एक टाइप होता है प्रेसिपिटेशन का। प्रेसिपिटेशन के डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ेंगे इसमें, जैसे कि रेनफॉल, विराज, ड्रिजिल, मिस्ट, स्नोफॉल, स्लीट, हेल। इन सब में क्या डिफरेंस होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है, फ्रंटल रेनफॉल क्या होता है, साइक्लोनिक रेन क्या होती है, मानसूनल रेन क्या होती है। फ्रंटल रेनफॉल को हम और डिटेल में अगले लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल आज पता चल जाएंगे। और इसके बाद हम लोग कवर करेंगे थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म में हम देखेंगे कि थंडर स्टॉर्म कैसे क्रिएट होता है, उसका स्टेजेस क्या है क्रिएट होने का। और उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके टाइप्स, थर्मल थंडर स्टॉर्म, ओरोग्राफिक, फ्रंटल, सिंगल सेल, मल्टी सेल, सुपर सेल। इस टाइप से आज का लेक्चर हमारा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रेसिपिटेशन यानी कि मैं आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया हूँ कि प्रेसिपिटेशन का मतलब है कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। तो द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस कंडेंसेशन इन एयर हेल्प्स द कंडेंस्ड पार्टिकल टू ग्रो इनसाइड। तो जो कंडेंस हुआ है पार्टिकल वो ग्रो भी होता रहता है। इसी कारण से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमको प्रेसिपिटेशन देखने को मिलते हैं। और जब ये ग्रो होता रहता है, इसके बाद एक वक्त ऐसा आता है कि जो एयर है इसको होल्ड करने वाली ग्रेविटी के कारण इसको होल्ड नहीं कर पाती है, एंड एयर फेल्स टू होल्ड दी पार्टिकल्स। इस इनेबिलिटी के कारण क्या होता है, दे फॉल ऑन द अर्थ सरफेस एज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। तो उसी को हम देखेंगे अभी। अब जैसे रेनफॉल होना शुरू हुआ, ये रेन ड्रॉप्स हैं, अगर ये कंडेंसेशन होने के बाद रेनफॉल होना या रेन ड्रॉप्स नीचे आ रही हैं, तो होगा क्या कि वार्मर एयर से निकल के अगर नीचे इनको कोल्ड एयर मिलती है तो क्या होगा, ये सॉलिडिफाई हो जाएंगी। यानी यहाँ से तो ऊपर से तो ये जब वार्म एयर से निकल के आ रही थी तभी लिक्विड फॉर्म में थी, लेकिन कोल्ड एयर के संपर्क में आने से ये सॉलिडिफाई हो सकती हैं। और इसलिए हमारा जो टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है वो बदल जाएगा। फिर ये हो सकता है हेल के फॉर्म में आए, स्लीट के फॉर्म में आए, जो कि अभी हम आगे देखेंगे क्या होते हैं। मतलब ये सॉलिड फॉर्म में फिर जो प्रेसिपिटेशन होता है उसका रीजन है। तो हमारा पहला टाइप है रेनफॉल। तो रेनफॉल क्या होता है, जब ड्रॉप का जो साइज है, यानी कि जो रेन ड्रॉप है उसका जो साइज है वो 0.5 mm से ज़्यादा रहता है, तो हम इसको बोलते हैं रेनफॉल। अगला है हमारा एक विराज, ये आपने नहीं सुना होगा। इसमें क्या होता है कि जो रेन ड्रॉप होती है वो इवेपोरेट हो जाती है बिफोर रीचिंग दी अर्थ। अर्थ पे आने से पहले ही इवेपोरेट हो गई, यानी वाष्पीकरण हो गया, तो उसको हम बोलते हैं विराज। ड्रिजिल क्या होती है, ये एक लाइट रेनफॉल है जिसमें ड्रॉप का जो साइज होता है वो लेस देन 0.5 mm रहेगा। तो रेनफॉल और ड्रिजिल में आप लोगों को अंतर समझ में आ गया होगा कि इसमें जो रेन ड्रॉप है वो 0.5 mm से ज़्यादा रहेगा, इसमें 0.5 mm से कम रहेगा। इसके बाद आता है मिस्ट। मिस्ट में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो इवेपोरेशन ड्रिजिल अकर्स बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, यानी ड्रिजिल का वह टाइप जिसमें इवेपोरेशन पहले ही हो जाता है और फॉगी वेदर हो जाता है। फॉगी वेदर होना ही मिस्ट कहलाता है। इसके बाद स्नोफॉल। स्नोफॉल में क्या होगा, तो स्नोफॉल में क्या होगा, फाइन फ्लैक्स ऑफ स्नो फॉल व्हेन द टेम्परेचर इज लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो गया। इसका मतलब है कि जो प्रेसिपिटेशन होगा वो स्नो के फॉर्म में होगा, इसको हम स्नोफॉल बोलेंगे। अगला है स्लीट। स्लीट क्या होता है, फ्रोजन रेन ड्रॉप्स। जो रेन ड्रॉप्स फ्रीज हो गई हैं यानी जम गई हैं, एंड रीफ्रोजन मेल्टेड स्नो। और जो स्नो मेल्ट हो चुकी है वो फिर से जब जमती है या फ्रीज होती है तो इसके मिक्सचर को, मिक्सचर ऑफ स्नो एंड रेन और मेयरली पार्शियली मेल्टेड स्नो, या तो केवल मेल्टेड स्नो है वो, या स्नो और रेन का जो मिक्सचर होगा उसको हम स्लीट बोलते हैं। और लास्ट हमारा है हेल, यानी जिसको हम ओलावृष्टि बोलते हैं। इसमें क्या रहेगा, प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ हार्ड राउंडेड पैलेट्स। हार्ड राउंडेड पैलेट, गोल गोल टाइप के, जिसको हम ओले बोलते हैं या ओला बोलते हैं।
तो 5 to 50 mm साइज का रहेगा, इज नोन एज हेल। आगे बढ़ते हैं। अभी हम जो टाइप्स ऑफ रेनफॉल पढ़ेंगे, हम लोग ऑलरेडी कन्वेक्शनल रेनफॉल के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम लोग इसको समझते हैं कि टाइप्स ऑफ रेनफॉल में क्या क्या है। कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल, साइक्लोनिक रेन और मानसूनल रेनफॉल। इसमें हम कन्वेक्शनल रेनफॉल को भी हल्का सा देख चुके हैं और मानसून रेनफॉल भी हल्का सा देख चुके हैं। इस लेक्चर में आपको थोड़ा और बताऊंगा, लेकिन मानसूनल रेनफॉल और फ्रंटल रेनफॉल जो होंगे इनका एक डेडिकेटेड चैप्टर आएगा। मानसूनल रेनफॉल को आप ज़्यादा समझेंगे जब इंडियन मानसून पढ़ेंगे, और फ्रंटल रेनफॉल को आप जब टेम्परेट जोन के फ्रंट्स वगैरह डिस्कस करेंगे उस लेक्चर में बताएंगे। बाकी आपको आज पता चल जाएगा कि ये क्या होते हैं। अभी हम देखते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है। द एयर ऑन बीइंग हीटेड, जो एयर है एटमॉस्फेयर में, जब ये हीट होगी सन की हीट के कारण, तो वो लाइट होगी, राइज होगी, और उसको हम बोलेंगे कन्वेक्शन करंट। मैंने एक लेक्चर लिया था जिसमें मैंने कन्वेक्शन, रेडिएशन और कंडक्शन के बारे में बताया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, वो लेक्चर देख सकते हैं। तो कन्वेक्शन में मैंने आपको बताया था कि जब लेयर्स या मीडियम की जो लेयर्स हैं वो हीटेड होती हैं, नीचे आती हैं, वापस ऊपर चली जाती हैं, और जो कोल्ड लेयर हुई या जो कोल्ड मीडियम की लेयर हुई वो नीचे आती है और फिर ऊपर जाती है। तो ऐसे कन्वेक्शन करंट चलता है। तो अभी कन्वेक्शनल रेनफॉल में क्या होगा कि जो एयर होगी वो हीट होगी, हीटेड होगी, और बीइंग लाइट वो राइज करेगी, क्योंकि जो गर्म हवा होगी वो ऊपर जाएगी। तो आप इस फिगर में देखिएगा कि सन जो है वो हीट्स द लैंड एंड द एयर अबव, जो एयर होगी उसको हीट करेगी, वार्म एयर राइज करेगी, कूल होगी और कंडेंस होगी और क्लाउड फॉर्म होंगे। तो ये आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से जो एयर है वो हीट होके ऊपर जाएगी, और जो वार्म एयर है वो राइज करेगी, कूल होगी, अभी कूल करने होने के बाद कंडेंस होगी। कंडेंसेशन पे भी मैं एक लेक्चर ले चुका हूँ, हीट बजट और लैप्सोरेट करके एक लेक्चर लिया था। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा और आई बटन में भी फ्लैश कर दूंगा, आप जाके वो लेक्चर देख लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाकी आप इस लेक्चर में बने रह सकते हैं, यहाँ भी आपको मैं समझा दूंगा। तो ये हीटेड एयर जो है ऊपर जाएगी, कंडेंसेशन होगा और क्लाउड फॉर्मेशन होगा। ये आपका क्लाउड फॉर्मेशन हो गया। अब इस प्रोसेस में क्या होगा कि लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होगी। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के रिलीज होने से जो एयर है वो फर्दर हीट होगी और एयर को फोर्स मिलेगा और ऊपर जाने के लिए, जिससे क्या होगा कि जो मॉइस्चर लेडन एयर होगी या मॉइस्चर जिसमें एयर में होगा वो और इसके तरफ आएगी। फिर से समझिएगा कि ये एयर ऊपर जाएगी, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होगी, वो हीट रिलीज होने से इस एयर को और ऊपर की ओर थ्रस्ट मिलेगा जाने के लिए, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे जगह खाली हुई, जिससे कि एटमॉस्फेयर की जो मॉइस्चर वाली एयर होगी वो और ज़्यादा इसकी तरफ आएगी और जगह फिल करेगी, जिससे और ज़्यादा मॉइस्चर मिलेगा इस एयर को, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन फिर से रिलीज होगी और ऊपर जाएगी। ऐसे ऐसे करके जब काफ़ी सारा मॉइस्चर हो जाएगा और कंडेंसेशन होगा, इससे हमारा क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा। कितना सीवियर क्लाउड फॉर्मेशन होता है इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितना मॉइस्चर इस एयर के पास है। तो अल्टीमेटली जब हमारा क्लाउड फॉर्मेशन होगा, इसके बाद कंडेंसेशन के कारण रेन अकर होगी। तो ये हमारा रेनफॉल है। तो इसमें हमने देखा कि सन की हीट के कारण जो कन्वेक्शनल करंट एयर में हुआ, एयर ऊपर गई, कंडेंस हुई और रेनफॉल हुआ, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो ये आप देख सकते हैं। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल जो होगी, या जिसको हम कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन भी बोल सकते हैं, इज हैवी बट ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। काफी हैवी रहेगा लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन का रहेगा, और बहुत ही लोकलाइज और हाईली लोकलाइज्ड रहेगा। लोकलाइज्ड का मतलब है कि बहुत बड़े स्थान पे नहीं होगा, किसी पर्टिकुलर लोकलाइज्ड प्लेस पे ये रेनफॉल होगा। और ये ज़्यादातर कब होगा? समर में, जब काफ़ी हीट सप्लाई सन की होती है। और इक्वेटोरियल जो डोलड्रम है, हमने ये पढ़ा हुआ है 0 डिग्री के 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में, जो इक्वेटोरियल डोलड्रम जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे कोरियोलिस फोर्स कम काम करता है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। क्यों? क्योंकि सन की जो हीट है वो यहाँ पे डायरेक्ट पड़ती है और यहाँ पे सीधा ऊपर उठते हैं एयर पार्सल और नीचे आते हैं, तो उसको हम कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अभी दूसरा टाइप हमारा है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ज्योग्राफी में काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला शब्द है ओरोग्राफिक रेनफॉल। इसमें क्या होगा, आप ये फिगर देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सी है, ये हमारा माउंटेन है या कोई भी स्लोप है। तो ये माउंटेनियस स्लोप के होने के कारण क्या होगा, तो जो वार्म और ह्यूमिड एयर होगी वो स्ट्राइक करेगी ओरोग्राफिक बैरियर पे। ये यानी कि जो माउंटेन रेंज है इसको हम बोल सकते हैं ओरोग्राफिक, इसको हम बोल सकते हैं ओरोग्राफिक बैरियर। ये एक बैरियर है किसके लिए, कि जो वार्म मॉइस्ट एयर आएगी वो यहाँ पे टकराएगी और इसके सहारे सहारे ऊपर बढ़ेगी। इससे होगा क्या, जो इनिशियल मोमेंटम है एयर का, जो वार्म और ह्यूमिड एयर आ रही है जिसके पास मॉइस्चर है, तो बिकॉज ऑफ द इनिशियल मोमेंटम द एयर इज फोर्स्ड टू राइज, एयर फोर्स होगी राइज करने के लिए स्लोप के सहारे सहारे। एज द मॉइस्चर लेडन एयर गेन्स हाइट, जैसे कि जैसे उसको हाइट मिलेगी, और मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कंडेंसेशन होगा एडियाबेटिक लैप्स रेट के कारण, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, और जो रेनफॉल होगा अब वो कहां पे होगा, जो ये वाला स्लोप है जिसको हम बोलते हैं विंडवार्ड स्लोप। विंडवार्ड स्लोप क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये विंड की साइड वाला स्लोप है। तो जितनी भी रेनफॉल होगी वो विंडवार्ड स्लोप पे हो जाएगी। इसके बाद जो एयर होगी वो ड्राई हो जाएगी, उसके पास कोई मॉइस्चर नहीं रहेगा, ड्राई एयर नीचे जाएगी, प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा और वो वार्म होती जाएगी और बिना मॉइस्चर के रहेगी, ड्राई एयर नीचे जाएगी। तो क्या होगा कि इस तरफ का जो स्लोप रहेगा वहां पे रेनफॉल नहीं हो पाएगी। तो इस तरफ के स्लोप को हम बोलते हैं लीवार्ड स्लोप। इस तरफ के स्लोप को हमने बोला विंडवार्ड स्लोप, यहां को बोलते हैं लीवार्ड स्लोप। तो हम बोल सकते हैं कि लीवार्ड स्लोप की जो एयर होगी वो कैसी होगी, वार्म एंड ड्राई। तो इस एयर को हम एक नाम और देते हैं, लीवार्ड स्लोप पे जो एयर डिसेंड होती है उसको हम बोलते हैं कैटावेटिक विंड। तो अभी हम इस फिगर में थोड़ा फिर से देखते हैं। ये हमारी एयर है जो वार्म और मॉइस्ट एयर है, ये स्लोप के सहारे ऊपर उठती है। इससे क्या होगा, जो हम पढ़ चुके हैं उसी प्रोसीजर के हिसाब से यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होगा, रेनफॉल होगा जो इसी स्लोप पे होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीनरी है, यहाँ पे काफी ग्रीनरी डेवलप होगी, लेकिन जो एयर यहाँ पे जाएगी वो कैसी होगी, ड्राई एयर होगी और यहाँ पे ग्रीनरी भी नहीं मिलेगी क्योंकि रेनफॉल ही नहीं हो पाएगा। तो इस रीजन को हम बोलेंगे रीजन ऑफ रेन शेडो या लीवार्ड स्लोप, इसको बोलेंगे विंडवार्ड स्लोप, और यहाँ वाली एयर को हम बोलेंगे कैटावेटिक विंड। तो ये हमारा रीजन हो गया रेन शेडो रीजन। तो कभी भी ज्योग्राफी में आपको बोला जाएगा कि फलाना एरिया जो है वो रेन शेडो रीजन है, इसका मतलब वहाँ पे खेती नहीं हो पा रही है, वहाँ पे पानी की कमी है, वहाँ पे सूखा रहता है, ड्रॉट कंडीशन है। तो वो आगे हम देखेंगे। तो क्लाइमेटोलॉजी जो है, इसीलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्लाइमेटोलॉजी के आने के बाद आपको डिफरेंट रीजन है, ज्योग्राफी में कुछ भी नहीं रटना रहता है। कहाँ पे फसल होगी आपको सीधा सा पता चल जाएगा कि रेन शेडो रीजन है तो वहाँ पे कौन सी फसल होगी, कौन सी फसल नहीं होगी। इसके बाद आपको आगे सॉइल्स का भी पता चलेगा कि कौन सी सॉइल है ना। तो आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे कि वहाँ पे कौन सी क्रॉप होगी, मिनरल्स के बारे में या डिफरेंट रीजन की जो ज्योग्राफी है उसके बारे में आप सारा कुछ जान पाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे हम देखते हैं फ्रंटल रेनफॉल। फ्रंटल रेनफॉल के लिए हम लोग एक डेडिकेटेड लेक्चर लेंगे, उसमें केवल रेनफॉल नहीं, जो डिफरेंट फ्रंट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट। तो होता क्या है, व्हेन टू एयर मासेस विद डिफरेंट टेम्परेचर्स मीट, जब दो एयर मास, मान लो एक एयर मास का मतलब है कि हजारों किलोमीटर के एरिया में जो एयर का पार्सल रहता है, जो जिसका टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं, प्रॉपर्टीज अलग हो सकती हैं। तो जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज या डिफरेंट टेम्परेचर के जब दो एयर मास आपस में मिलते हैं, ये मान लो एक हमारा कोल्ड एयर मास है और यहाँ पे एक एयर मास जो है वो वार्म एयर मास है, इनके मिलने से फ्रंट क्या होता है, ये वर्ड ही आया है
फ्रंट का मतलब हो जाए दो आर्मी लड़ती हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्रंट, वार फ्रंट की बात होती है जैसे। तो ऐसे ही कोल्ड और वार्म की लड़ाई होगी और इसमें फिर देखा जाएगा कि कौन जीतता है। इस प्रकार से जो रेनफॉल की कंडीशन पैदा होती है उसको हम बोलते हैं फ्रंटल रेनफॉल। तो अब जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि एडवांसिंग कोल्ड एयर बिहाइंड कोल्ड फ्रंट, तो कोल्ड फ्रंट को हम इस सिंबल से दिखाते हैं, हम आगे भी पढ़ेंगे, ऐसे करके हम दिखाते हैं। और ये इस तरफ ट्रायंगल बनाने का मतलब है कि ये कोल्ड फ्रंट आगे की तरफ बढ़ रहा है ना। तो एडवांसिंग कोल्ड एयर बिहाइंड कोल्ड फ्रंट, तो ये हमारा कोल्ड फ्रंट है, इस लाइन पे जो ये लाइन दिखाई गई है ये हमारा कोल्ड फ्रंट हो गया। और जो कोल्ड एयर है वो आगे बढ़ रही है, यानी डायरेक्शन ऑफ फ्रंटल मूवमेंट आगे की तरफ है। और ये क्या है, रिसीडिंग वार्म एयर अहेड ऑफ कोल्ड फ्रंट। और जो यहाँ से एक हमारा वार्म फ्रंट आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये वार्म फ्रंट था, पहले टकराया होगा, ये दोनों आपस में टकराए होंगे, लेकिन होगा क्या कि कोल्ड एयर कभी भी ऊपर नहीं जा सकती, जाना हमेशा वार्म एयर को ही ऊपर है, क्योंकि वही लेस डेंस है। कोल्ड एयर हमेशा वार्म एयर के नीचे ही जाएगी, यानी हम बोल सकते हैं कि कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट की जब भी लड़ाई होगी तो वार्म फ्रंट ऊपर जाएगा। बस वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट में अंतर ये रह जाएगा कि वार्म एयर ज़्यादा ताकतवर है और वो कोल्ड फ्रंट के ऊपर चली जाती है, कि कोल्ड फ्रंट या कोल्ड एयर मास ज़्यादा ताकतवर है, वो वार्म एयर को धक्का मार के ऊपर ले जाता है। तो ये हम आगे डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि कोल्ड एयर और वार्म एयर की जो टक्कर होगी, ये लड़ाई होगी, तो उससे क्या होगा कि जो वार्म एयर है वो ऊपर चली जाएगी कोल्ड एयर मास के। तो फिर से वही सब चीज़ होगी जो हमने अभी तक पढ़ा है, कि यहाँ पे फिर से ऊपर जाते हुए वार्म एयर क्या करेगी, लेटेंट हीट ऑफ निकालेगी, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन निकालेगी, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, रेनफॉल होगा, सारा चीज़ वही होगा। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेनफॉल हुआ वो सन की हीट के कारण नहीं हुआ, जबकि जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के या डिफरेंट टेम्परेचर्स के एयर मास थे, उनके आपस में टक्कर होने से या उनके आपस में फाइट करने से जो वार्म एयर मास के ऊपर जाने से रेनफॉल हुआ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे फ्रंटल रेनफॉल। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एक वार्म फ्रंट का भी एग्जाम्पल दिखाया है, इसमें क्या है, एडवांसिंग वार्म एयर बिहाइंड वार्म फ्रंट। तो ये जो वार्म फ्रंट है, ये वाला सिंबल जो रहता है सेमी सर्किल रहेंगे, तो इसको हम बोलते हैं वार्म फ्रंट डेवलप हो रहा है, वार्म फ्रंट डेवलप। अब वार्म फ्रंट का इस तरफ मार्क होने से क्या है कि डायरेक्शन है वो इस तरफ है, यानी फ्रंट इस तरफ जा रहा है, और वार्म एयर एडवांस कर रही है, और वार्म एयर के एडवांस करने से वो क्या है, कोल्ड एयर के ऊपर चली जाएगी और वापस वही क्लाउड फॉर्मेशन होगा। तो ये आगे आपको और डिटेल में मैं बताऊंगा। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि दो एयर मासेस के आपस में मिलने से जो फ्रंट डेवलप होते हैं, उससे जो रेनफॉल होता है उसको हम फ्रंटल रेनफॉल बोलते हैं। तीसरा हमारा टाइप था साइक्लोनिक रेन। साइक्लोनिक रेन में क्या रहता है कि ये भी कन्वेक्शनल रेनफॉल ही है, जो हमने कन्वेक्शनल रेनफॉल पढ़ा सबसे पहले वही है, बस उसको लार्ज स्केल पे हम क्या बोलते हैं, साइक्लोनिक रेन। और हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि साइक्लोनिक या साइक्लोन्स, क्योंकि जो रिसेंटली हमने देखा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और जो इंडिया में डिफरेंट साइक्लोन्स आते जा रहे हैं और उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है, तो इसलिए जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से साइक्लोन्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मेंस में भी लिखने के लिए काफ़ी साइक्लोन्स पे क्वेश्चन आते हैं, तो साइक्लोन का हमारे एक डेडिकेटेड चैप्टर रहेगा। बाकी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या क्या रेन हो सकती हैं, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि साइक्लोनिक रेन जो है वो एक कन्वेक्शनल रेनफॉल ही है, लेकिन लार्ज स्केल पे है। तो द प्रेसिपिटेशन इन ए ट्रॉपिकल साइक्लोन इज ऑफ कन्वेक्शनल टाइप। जो प्रेसिपिटेशन होगा ट्रॉपिकल साइक्लोन में वो क्या होगा, कन्वेक्शनल टाइप होगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब ट्रॉपिक एरियाज में आने वाले जो साइक्लोन है उनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। और जो टेम्परेट साइक्लोन रहेंगे उनमें क्या होगा, फ्रंटल एक्टिविटी होगी। अभी मैंने आपको बताया है कि जो फ्रंट्स कैसे डेवलप होते हैं, तो ये एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि जो ट्रॉपिक्स होंगे, यानी ये हमारी इक्वेटर है, ट्रॉपिक ये हो गई, यानी कि आप 23 डिग्री या 30 डिग्री 30 डिग्री मान सकते हो। इसके ऊपर जो हमारा टेम्परेट जोन रहेगा 60 डिग्री तक, यहाँ पे क्या है, टेम्परेट जोन में क्या डेवलप होंगे, फ्रंटल एक्टिविटीज़ होगी। वहाँ पे जो रेनफॉल होती है ज़्यादातर फ्रंटल एक्टिविटीज़ के कारण, यानी एयर मास के आपस में मिलने के कारण होती है। और वहाँ पे जो
साइक्लोन्स भी आएंगे, वो टेम्परेट साइक्लोन हम बोलते हैं, टेम्परेट जोन के साइक्लोन को टेम्परेट साइक्लोन बोलेंगे, और वो भी फ्रंटल एक्टिविटी के कारण आएंगे, ना कि कन्वेक्शनल एक्टिविटी के कारण। और जो ट्रॉपिक में साइक्लोन आएंगे उनको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलेंगे। वो क्यों आएंगे? वो कन्वेक्शनल एक्टिविटी के कारण आएंगे, यानी सन की हीट के कारण आएंगे। तो यही हमारा टॉपिक रहेगा जब हम लेक्चर लेंगे कि टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या डिफरेंस होता है, कैसे डेवलप होते हैं। तो अभी आप ये समझ गए होंगे कि साइक्लोनिक रेन का मतलब है कि साइक्लोन जो डेवलप हो रहे हैं, चाहे वो टेम्परेट साइक्लोन हो या ट्रॉपिकल साइक्लोन हो, तब जो प्रेसिपिटेशन होगा उसको हम बोलेंगे साइक्लोनिक रेन। मानसूनल रेनफॉल, मैंने आपको एक, ये आप पिक्चर देख सकते हैं, जब हमारे यहाँ मानसून आता है तो कभी कम कभी ज़्यादा, तो ये मानसून को समझना साइंटिस्ट के लिए भी काफ़ी चुनौती का काम है। तो मानसून का मैंने आपको मतलब बताया था, क्या होता है कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। ये मैंने आपको एक पिछले लेक्चर में ये बताया था कि जब मैं विंड्स पढ़ा रहा था, ये जो ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स होंगी, ITCZ के नॉर्थ तरफ चले जाने से क्या होता है कि जो पूरा विंड सिस्टम है, यानी ITCZ हमने किसको बोला था कि जब ईस्टर्ली विंड्स कन्वर्ज होती हैं तो उसको हम बोलते थे ITCZ। और ITCZ के समर सीजन में नॉर्थ तरफ मूव कर जाने से क्या होता है, ये हमारा ITCZ नॉर्थ तरफ मूव कर गया, तो ईस्टर्ली ट्रेड विंड जो ऊपर वाली थी वो तो इस पर आगे मिल गई, जो नीचे वाली ईस्टर्ली विंड थी वो इक्वेटर से पार होते ही यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स के कारण डाइवर्ज हो जाएंगी, या कोरियोलिस फोर्स के कारण ये शिफ्ट हो जाएंगी, और ये जाके ऐसे मिलती हैं। इसलिए हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है इंडिया में, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ये हवाएं आती हैं। और विंटर सीजन में ITCZ हमारा साउथ तरफ मूव हो जाता है, जिससे कि ऊपर वाली जो है ईस्टर्ली ट्रेड विंड वो इक्वेटर को पार करते ऐसे जाती हैं। तो ये इनके इंडिया से जाने के कारण, यानी नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड के इंडिया से जाने के कारण हम नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात करते हैं। तो ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। तो मानसूनल रेनफॉल क्या हो गया कि ऐसा प्रेसिपिटेशन जो करेक्टराइज होता है भाई सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, विंड्स का सीजनल रिवर्सल, जो आप देख सकते हैं समर से विंटर में सीजनल रिवर्सल हो गया। तो मानसूनल जो एरियाज रहेंगे उनमें ही ऐसी चीज़ होगी। ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया में ही मानसून आता है, मैं मानसून के बारे में आगे भी पढ़ाऊंगा। तो यार टेम्परेट रीजन वगैरह हम देख सकते हैं, वहाँ पे मानसून जैसी एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, इसलिए जो रिवर्सल भी नहीं होता है, तो उनका मोर और लेस सिमिलर एटमॉस्फेयर या सिमिलर क्लाइमेट रहता है, और वहाँ पे जो मानसून फोरकास्ट होता है वो भी ऑलमोस्ट एक्यूरेट रहता है। लेकिन मानसून को प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है, जो साइंटिस्ट भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव रेनफॉल होगा इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया का मतलब है ये साउथ ईस्ट एशिया भी हो गया हमारा, और साउथ एशिया में इंडिया आता है। तो ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होता है मानसूनल रेनफॉल की वजह से। इस फिगर में आप देख सकते हैं वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। जैसे अगर हम देखते हैं स्नो का रीजन क्या क्या है, तो ये जितना भी मैंने येलो हाईलाइट किया है इसको आप बोल सकते हैं कि स्नो फॉर्मेशन रहेगा, यहाँ पे आइस रहेगी। ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलेंगे इनफ्रिक्वेंट रेन, यहाँ पे कभी कभी रेन होती है। जैसे अमेरिका का ये रीजन, साउथ अमेरिका में अफ्रीका का रीजन, ये कालाहारी डिजर्ट और इसके अगल बगल का रीजन, ये हमारे सेंट्रल एशिया का रीजन, और ये जितना भी रीजन आप देख सकते हैं वेस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा क्या है इनफ्रिक्वेंट रेन का रीजन है। इसके बाद हम देखते हैं मॉडरेट रेन एवरी मंथ, ये भी मैंने छोड़ दिया है, आप पहले ये देख लो। मॉडरेट रेन एवरी मंथ थोड़ी सी रेन होती है। तो अभी आपको केवल ये रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं आगे आपको जब कोपन क्लासिफिकेशन बताऊंगा तो आपको हर रीजन का क्यों कितनी रेन होती है, वहाँ पे कौन से क्रॉप होगी, क्या फ्लोरा एंड फौना होगा वहाँ का, वो आपको सारा कुछ समझाऊंगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये हमने बताया आपको कि मॉडरेट रेन एवरी मंथ, थोड़ी बहुत रेन एवरी मंथ होती है यहाँ पे, वो रीजन है। ये हमारा यूरोप का रीजन है, स्कैंडिनेवियाई रीजन भी है, ये अमेरिका का रीजन, और ये हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का रीजन। तो यहाँ पे क्या है मॉडरेट रेन है एवरी मंथ। तो कोपन क्लासिफिकेशन में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इक्वेटर से जितनी डिस्टेंस यहाँ चलेंगे, जितनी डिस्टेंस यहाँ चलेंगे, तो सिमिलर क्लाइमेट हमको मिलता है। आगे हम देखते हैं हैवी रेन एवरी मंथ, हैवी रेन होती है, वो ये रीजन मैंने जो रेड से दिखाया है, क्योंकि ये इक्वेटर जाने वाला रीजन है, यहाँ से हमारी इक्वेटर जा रही है,
इक्वेटर के जाने से क्या होगा, कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, हर दिन ही रेनफॉल होती है क्योंकि इतना हीट हो जाती है, उससे क्या होता है एयर ऊपर जाती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, एयर ऊपर जाती है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है और हर रोज रेनफॉल होती है। तो ये रेड वाला जो रीजन है यानी इक्वेटर के आसपास देखेंगे हम पूरे वर्ल्ड में तो हमको मिलेगा हैवी रेनफॉल एवरी मंथ। और बाकी आपका जो बचा है वो क्या हो गया, लाइट सीजनल रेन। तो ये जो पीपीटी है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। तो जो हमारी इक्वेटोरियल बेल्ट रहती है और जो विंडवार्ड स्लोप रहेंगे, एक तो इक्वेटोरियल बेल्ट की बात कर ली हमने 0 डिग्री पे यानी कि ये वाला जो रीजन है, तो इक्वेटोरियल बेल्ट हो गई या विंडवार्ड स्लोप हो गए। विंडवार्ड स्लोप मतलब जैसे ये माउंटेन है हमारा और एयर जो है वो इस तरफ से आ रही है तो हम इसको विंडवार्ड स्लोप बोलेंगे। अगर एयर इस तरफ से आ रही है यानी मॉइस्ट एयर या ह्यूमिड एयर तो हम इसको विंडवार्ड स्लोप बोलेंगे। तो अभी हम बोल सकते हैं कि जो इक्वेटोरियल बेल्ट है हमारी उस पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी और जो विंडवार्ड स्लोप रहेगा यानी ये हमारी इक्वेटर हो गई और विंडवार्ड स्लोप रहेगा। अगर ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहे हैं तो वो स्लोप कहाँ पे होना चाहिए, ईस्ट साइड, क्योंकि यहाँ पे ईस्टर्ली रहती है और ईस्टर्ली अगर यहाँ से आ रही है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, तो अगर विंडवार्ड स्लोप हमको यानी कि माउंटेनियस स्लोप मिल गया, यहाँ से एयर आ रही है मॉइस्चर लेके ओशियन से, अगर यहाँ पे हमें विंडवार्ड स्लोप मिल गया तो यहाँ पे काफ़ी रेनफॉल होगा और इस तरफ रेनफॉल नहीं होगा। और अगर हम टेम्परेट जोन की बात कर रहे हैं जहाँ पे वेस्टर्लीज आ रही हैं तो क्या होगा कि विंडवार्ड स्लोप अगर हमें वेस्ट साइड पे मिलता है यानी इस साइड पे तो यहाँ पे रेनफॉल होगी और यहाँ पे रेनफॉल दूसरी तरफ नहीं होगी। तो मैं समराइज करता हूँ कि जो इक्वेटोरियल बेल्ट है और विंडवार्ड स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट इन द कूल टेम्परेट जोन एंड कोस्टल एरियाज ऑफ मानसून लैंड। मानसून लैंड मतलब ट्रॉपिक की लैंड, ट्रॉपिकल लैंड की बात कर रहे हैं तो मानसूनल लैंड जो है यानी कोस्टल एरियाज है मानसूनल लैंड के, वहाँ पे हैवी रेनफॉल होगा और वो कितना होगा, करीब 200 सेंटीमीटर पर ईयर। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि हैवी रेनफॉल के लिए हमने क्या बताया, इक्वेटर वाला रीजन, मानसूनल जो लैंड रहेगी जहाँ पे मानसून आते हैं उनका कोस्टल इलाका, और टेम्परेट जोन जो है जहाँ पे वेस्टर्लीज के प्रभाव में रहते हैं उनका विंडवार्ड स्लोप है ना, तो वहाँ पे हैवी रेनफॉल की कंडीशन बनेगी। अब जो इंटीरियर इलाके हैं यानी कंटिनेंट के जो इंटीरियर इलाके हैं जो ओशन से भी दूर हैं और जहाँ पे जो ट्रेड विंड्स आ रही हैं उनका भी उतना प्रभाव नहीं है, तो इंटीरियर कंटिनेंटल एरियाज होंगे वो रिसीव करेंगे मॉडरेट रेनफॉल जो कि 100 से 200 के बीच रहेगी। यानी हाई रेनफॉल में जब भी बोलूंगा तो 200 सेंटीमीटर पर ईयर आपको ऐसे याद रहना चाहिए, जिससे आपको एक अंदाजा तो मिल सके कि हाँ हाई रेनफॉल की बात क्या है। ये एकदम आपको फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। अब जो कोस्टल एरियाज होंगे कंटिनेंट के वो भी मॉडरेट अमाउंट का रेनफॉल रिसीव करेंगे। सेंट्रल पार्ट होंगे जो ट्रॉपिकल लैंड के एंड द ईस्टर्न एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ द टेम्परेट लैंड वो रिसीव करेंगे रेनफॉल जो कि 50 से 100 के बीच होगा यानी 50 से 100 सेंटीमीटर पर एनम। मतलब ये ट्रॉपिकल लैंड है हमारी, ट्रॉपिक्स के बीच की लैंड है जो यहाँ पे काफ़ी हीट रहता है, तो उनके जो इंटीरियर के इलाके होंगे है ना, इंटीरियर के बाद उनके ईस्टर्न तरफ, जैसे हमारा ये है इंडिया, तो ईस्टर्न साइड, और केवल इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, देखो वहाँ तो मानसून के कारण रिवर्सल भी होता है, तो जितना भी ट्रॉपिक में जितना भी एरिया पड़ेगा उनका जो ईस्टर्न पार्ट रहेगा कंटिनेंट का वो, और जो इंटीरियर इलाके होंगे वहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर वेरी करेगी पर एनम रेनफॉल। और अभी एरिया अगर रेन शैडो रीजन में पड़ गए, जो हमने रेन शैडो रीजन आपको बताया था कि माउंटेन की स्लोप के दूसरी तरफ जहाँ पे विंड नहीं पहुँच पाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, तो वहाँ पे तो 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नहीं तो आप लेक्चर को दोबारा भी देख सकते हैं। तो अभी हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि इन जनरल एज वी प्रोसीड फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल रेनफॉल गोज ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि मॉइस्चर कम होती जाएगी, क्योंकि सन की हीट कम होती जाएगी। दूसरा पॉइंट हम देख सकते हैं द कोस्टल एरियाज ऑफ वर्ल्ड रिसीव ग्रेटर अमाउंट ऑफ रेनफॉल देन द इंटीरियर ऑफ द कंटिनेंट। तो इंटीरियर है कंटिनेंट के, उनके अपेक्षा जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे ज़्यादा रेन रिसीव होगी। बिटवीन द लैटिट्यूड 35 डिग्री एंड 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर द रेन इज हैवियर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, यानी
35 डिग्री और 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच का अगर हम बोलें, ये इक्वेटर है हमारी, इसके बीच की बात कर रहे हैं हम, यानी ट्रॉपिकल एरिया की बात कर रहे हैं, तो जो रेन होगी कहाँ पे, ईस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा होगी, क्योंकि ये ईस्टर्ली के प्रभाव में आने वाला एरिया है। लेकिन अगर हम टेम्परेट जोन की बात करें तब क्या होगा, वेस्टर्लीज के कारण जो होगा वेस्ट मार्जिन पे यानी वेस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा रेन रिसीव होगी। वेरेवर माउंटेन्स रन पैरेलल टू द कोस्ट, अगर कोस्ट के पैरेलल चल रहा है अगर माउंटेन, जैसे ये हमारा इंडिया है और यहाँ से जो हमारा मानसून आता है तो राजस्थान यहाँ पर पड़ता है, लेकिन यहाँ पे अरावली जो है वो पैरेलल आ जाता है मानसून के, मानसूनल जो विंड्स हैं उनके पैरेलल आ जाने से राजस्थान में डेजर्ट कंडीशन पैदा हो जाती है। और अगर यहीं पे अरावली ऐसे खड़ा होता है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ये विंडवार्ड साइड मिल जाती। तो अगर पैरेलल है कि पैरेलल नहीं है, इस बात से भी रेनफॉल की कंडीशन पे डिपेंड करता है, ये आप पढ़ लीजिएगा। फिर हम देखते हैं द इक्वेटोरियल बेल्ट, द विंडवार्ड स्लोप ऑफ द माउंटेन्स अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट, कूल टेम्परेट जोन एंड कोस्टल एरियाज ऑफ मानसूनल लैंड। ये 200 से कम, 200 से ज़्यादा बारिश होगी यहाँ पे। तो ये मैं आपको सब बता चुका हूँ, ये सब आप देख लीजिएगा, मैं सारा कुछ बोल चुका हूँ। अभी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग लिक्विड इनटू वेपर। तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो लिक्विड से वेपर बनने के लिए क्या हम लोग कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, तो ये हो गया हमारा इवेपोरेशन। द एयर दैट कंटेन्स मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी, तो फुल कैपेसिटी यानी मैंने वो मोटा सा बनाया था एक, तो वो क्या है, सैचुरेटेड एयर, तो ये हो गया आपका सैचुरेटेड एयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट क्लाउड इन द स्काई, तो हाईएस्ट क्लाउड, मैं सारे क्लाउड आपको पढ़ा चुका हूँ, तो हाईएस्ट क्लाउड कौन सा होगा, सीरस। चलिए, तो ये आपका रेनफॉल यहाँ पे खत्म होता है। ये मैंने कुछ मेंस के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं और मैं आपको काफ़ी डिटेल में सब कुछ बता चुका हूँ। ये 30 वर्ड्स में आपको लिखना है, आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे नेम द 3 टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो मैंने सारे टाइप्स के प्रेसिपिटेशन आपको बता दिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। वाई डज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिक्रीज रैपिडली विद अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड के साथ जो वाटर वेपर है उसका अमाउंट कैसे घटता कैसे जाता है, तो मैं लैप्स रेट के बारे में आपको बता चुका हूँ, कंडेंसेशन में बता चुका हूँ। वाई इज द विंटर एयर ड्राई कंपेयर टू समर एयर, समर एयर से जो विंटर एयर होती है वो ड्राई क्यों होती है, तो इसमें आप ये हिंट दिया हुआ है कि लो टेम्परेचर जो रहता है वो कंडेंसेशन में हेल्प करता है, लेकिन हाई टेम्परेचर वो एयर को ऊपर लिफ्ट करता है। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म, क्लाउड फॉर्मेशन और क्लासिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ, ये 150 वर्ड्स में लिखने के लिए है। डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो वर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन का मैं पूरा आपको मैप आज दिखा दिया हूँ और उसके पॉइंट्स भी मैं डिस्कस किया हूँ। अगला है कि व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं, तो ये भी आप अब लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म आप ये देख सकते हो बैकग्राउंड में, जो बिजली चमक रही है, लाइटनिंग हो रही है और कड़क के साथ जो बादल गरजते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं थंडर स्टॉर्म, और काफ़ी ज़्यादा टोरेंशियल रेनफॉल होता है। तो थंडर स्टॉर्म एंड टॉर्नेडो, ये भी नाम आपने सुना होगा। अभी आप देखेंगे फनल टाइप का जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम घूमता हुआ टॉर्नेडो बोलते हैं ऐसे, तो ये घूमता रहता है, इसको हम टॉर्नेडो बोलते हैं। तो थंडर स्टॉर्म्स एंड टॉर्नेडोज आर सिवियर लोकल स्टॉर्म्स दैट इन्वॉल्व रैपिड कन्वेक्शन, कन्वेक्शन ही होना है यानी अपलिफ्टमेंट ही होना है एयर का, लेकिन रैपिडली होना है। अगला पॉइंट है दे आर शॉर्ट ड्यूरेशन, छोटे ड्यूरेशन के होंगे लेकिन जो अकर होंगे बहुत वायलेंटली होंगे और स्मॉल एरिया में होंगे। तो दे आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन अकरिंग ओवर स्मॉल एरिया बट आर वायलेंट। थंडर स्टॉर्म इज स्टॉर्म विद थंडर एंड लाइटनिंग, तो थंडर स्टॉर्म में क्या होगा, थंडर भी होगा और लाइटनिंग होगी, यानी आवाज़ भी काफ़ी ज़ोर से आएगी और बिजली चमकेगी। एंड टिपिकली आल्सो हैवी रेन और हेल, या तो पानी बरसेगा या ओले गिरते हैं, इसको हेल स्टॉर्म कहते हैं। थंडर स्टॉर्म मोस्टली अगर ऑन ग्राउंड वेयर द टेम्परेचर इज हाई, तो थंडर स्टॉर्म जो होगा वो ग्राउंड पे होगा, यानी वाटर बॉडीज में नहीं होगा। जो होगा मोस्टली वो कहाँ पे होगा, ग्राउंड पे यानी लैंड पे, टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तब क्या होगा, क्योंकि तभी तो कन्वेक्शन को सपोर्ट मिलेगा। तो थंडर स्टॉर्म आर लेस फ्रिक्वेंट ऑन वाटर बॉडीज ड्यू टू लो टेम्परेचर, तो रीजन क्या हो गया, लो टेम्परेचर जो है उसका रीजन हो गया
कि वाटर बॉडीज पे थंडरस्टॉर्म डेवलप नहीं होते हैं फ्रिक्वेंटली। आगे हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ थंडरस्टॉर्म। तो पहला स्टेज जो हमारा होगा स्टेज 1 वो होगा क्यूमुलस स्टेज। मैं आपको क्यूमुलस टाइप ऑफ क्लाउड बता चुका हूँ, ये नीचे ही फॉर्म होते हैं, है ना। सबसे नीचे क्यूमुलस स्टेज ही या क्यूमुलस क्लाउड ही फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहली स्टेज होगी हमारी क्यूमुलस स्टेज। इसके बाद जो स्टेज 2 होगी वो मैच्योर स्टेज होगी, और स्टेज 3 जो होगी हमारी उसको हम बोलेंगे डिसिपेटिंग स्टेज, यानी कि अभी डिसिपेट हो जाएगा और साइक्लोन खत्म हो जाएगा। तो ये हम देखते हैं आगे। तो हाउ डज ए थंडरस्टॉर्म फॉर्म। तो अब स्टेज 1 आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सारे स्टेजेस। तो सबसे पहले ये सेल फॉर्मेशन होगा। सेल फॉर्मेशन क्या होता है, मैंने आपको सेल बताया था कि एयर का ऊपर जाना और वापस नीचे आना, एक क्लोज पाथ बनाना, उसको हम सेल फॉर्मेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्यूमुलस क्लाउड फॉर्मेशन होगा कन्वेक्शनल एक्टिविटीज़ के कारण, और ये टावरिंग क्यूमुलस स्टेज होगी जिसमें टावर सा क्लाउड का बनते रहेगा। मैच्योर स्टेज होगी, उसमें क्या होगा, अपड्राफ्ट होगा, एयर काफ़ी ऊपर जाएगी, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होगी जिससे और ज़्यादा एयर ऊपर जाएगी, जगह खाली होगी जिससे कि मॉइस्चर से भरी हुई अगल बगल की एयर भी इसके अंदर आएगी, इससे और लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन का सप्लाई होता रहेगा। इसलिए ये जो क्यूमुलस स्टेज से क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स तक की स्टेज पहुंच गई। इसमें क्या होगा, अपड्राफ्ट भी होगा, डाउन ड्राफ्ट मतलब नीचे आ रही है एयर, डिसेंड हो रही है, वो भी होगा। इसलिए इरेटिक बिहेवियर एक रहेगा साइक्लोन का। और फिर इसके बाद जो लास्ट स्टेज है डिसिपेटिंग स्टेज, इसमें क्या होगा, ये पूरा साइक्लोन या क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड खत्म हो जाएंगे और एयर डाउन ड्राफ्ट करके डिसिपेट हो जाएगी। तो स्टेज 1 क्यूमुलस स्टेज, ग्राउंड इज सिग्निफिकेंटली हीटेड ड्यू टू द सोलर इंसोलेशन, सबसे पहली स्टेज। इसके बाद क्या होगा, इन लो प्रेशर स्टार्ट टू स्टेब्लिश। मैंने आपको बताया है साइक्लोन के लिए सबसे पहले लो प्रेशर स्टार्ट होगा, जब ग्राउंड हीट होगा तो लो प्रेशर डेवलप होना स्टार्ट होगा ड्यू टू इंटेंस अपलिफ्टमेंट ऑफ एन एयर पार्सल, यानी कन्वेक्शन। तो एयर पार्सल का ऊपर अपलिफ्टमेंट होगा जिससे क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और अगल बगल की जो एयर होगी वो यहाँ पे जगह लेने के लिए आएगी, यानी एयर फ्रॉम द सराउंडिंग स्टार्ट टू रश इनटू फिल द लो प्रेशर। इस लो प्रेशर को भरने के लिए अगल बगल की एयर आएगी और कोरियोलिस फोर्स लगेगा। अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो ये कोरियोलिस फोर्स के कारण जो एयर का डेविएशन होगा वो किस तरफ होगा, अपने राइट साइड में, जिससे यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन होता है और साइक्लोन डेवलप होता है। तो एयर फ्रॉम द सराउंडिंग स्टार्ट टू रश इनटू द फिल द लो प्रेशर, इंटेंस कन्वेक्शन ऑफ मॉइस्ट हॉट एयर बिल्ड्स अप अ टावरिंग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। काफ़ी ऊंचा एक क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड खड़ा हो जाएगा। तो ये तो हमारी क्यूमुलस स्टेज है, अभी क्यूमुलोनिम्बस की फॉर्मेशन होना शुरू हो रही है। स्टेज 2 जो रहेगी हमारी मैच्योर स्टेज, इसमें क्या रहेगा, कंडेंसेशन रिलीजेस लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन मेकिंग द एयर वार्मर। एयर वार्म हो जाएगी क्योंकि जो एयर ऊपर जा रही है वो अपने लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज करेगी, उस हीट से एयर और वार्म होगी। इट बिकम्स मच लाइटर, और लाइट होगी जिससे कि और ऊपर जाएगी। इंटेंस अपड्राफ्ट ऑफ राइजिंग वार्म एयर कॉजेज द क्लाउड टू ग्रो बिगर। इससे जो क्लाउड है और बड़े होते जाएंगे और ग्रेटर हाइट तक जाएंगे। द स्पेस इज फिल्ड बाई फ्रेश मॉइस्चर लेडन एयर। जो फ्रेश मॉइस्चर वाली एयर है वो भी आके इसमें ऐड होगी। कंडेंसेशन अकर्स इन दिस एयर एंड द साइकिल इज रिपीटेड। और ये साइकिल रिपीट होती रहेगी जब तक कि काफ़ी सारा मॉइस्चर सप्लाई नहीं हो जाता। बाद में क्या होगा, डाउन ड्राफ्ट होना शुरू होगा अर्थ की तरफ और कूल एयर और रेन होना शुरू हो जाएगा कंडेंसेशन के कारण। द इनकमिंग ऑफ थंडरस्टॉर्म इज इंडिकेटेड बाई वायलेंट गस्ट ऑफ विंड। तो बहुत वायलेंट जो विंड्स की गस्ट, मतलब काफ़ी स्क्वेल्स भी बोलते हैं, तो ये चलना शुरू होगी, काफ़ी वायलेंट विंड चलना शुरू होगी और इससे इंटेंस डाउन ड्राफ्ट होगा नीचे की तरफ, जो हम लोग देखते ही हैं साइक्लोन्स आता है हमारे उड़ीसा में या आंध्रा में, तो काफ़ी ज़्यादा जो टीवी पे हम देखते हैं कैसे वायलेंट विंड्स चलती हैं। डिसिपेटिंग स्टेज में क्या होगा, व्हेन द क्लाउड्स एक्सटेंड टू हाइट्स वेयर सब जीरो टेम्परेचर प्रिवेल्स। तो क्लाउड इतने हाइट तक चले गए हैं जहाँ पे जीरो के नीचे है टेम्परेचर, तो हिल्स फॉर्मेशन होगा, यानी हेल स्टोन्स वगैरह बनेंगे एंड दे कम डाउन एज हेल स्टॉर्म। तो ये ओलावृष्टि जिसको हम बोलते हैं वो होना शुरू हो जाएगा। इंटेंस प्रेसिपिटेशन भी होगा, काफ़ी इंटेंस प्रेसिपिटेशन होगा। प्रेसिपिटेशन का फॉर्म हेल स्टॉर्म के रूप में हो सकता है, रेनफॉल के रूप में हो सकता है। इन ए मैटर ऑफ फ्यू मिनट द स्टॉर्म डिसिपेट, और फिर स्टॉर्म डिसिपेट हो जाएगा और काम वेदर या क्लियर वेदर वापस आ जाएगा।
अभी हम देखते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थंडरस्टॉर्म्स हैं, जैसे थर्मल थंडरस्टॉर्म, ओरोग्राफिक थंडरस्टॉर्म। जहाँ ओरोग्राफिक शब्द आ गया आप समझ लो विंडवर्ड साइड की बात हो रही है माउंटेन की। फ्रंटल मतलब वो कूल कूल एयर और वार्म एयर के मिलने की बात हो रही है। जब थर्मल थंडरस्टॉर्म बोल रहा था तो इसका मतलब है वो कन्वेक्शन की बात हो रही है। सिंगल सेल, मल्टी सेल, ये सेल भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि सिंगल सेल में एक ही सिंगल फॉर्मेशन सेल का होगा तो कम स्ट्रांग होगा ये थंडरस्टॉर्म। मल्टी सेल में कई सेल होंगे, सुपर सेल मतलब काफ़ी ज़्यादा वायलेंट रहा होगा। ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ थंडरस्टॉर्म्स है। तो थर्मल में आपको बता दिया हूँ कि ये इंटेंस हीटिंग के कारण डेवलप होगा। ओरोग्राफिक जो रहेगा वो फोर्सफुल अपलिफ्टमेंट होगा जब वार्म एयर का या वार्म मॉइस्ट एयर का माउंटेन्स के अलोंग, तब वहाँ पे जो हमारा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्मेशन होगा और हैवी प्रेसिपिटेशन होगा तो ओरोग्राफिक थंडरस्टॉर्म बोलेंगे। फ्रंटल आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा ही फिर से। तो फ्रंटल थंडरस्टॉर्म में क्या होगा कि जो कूल एयर या वार्म एयर के आपस में लड़ाई करने से जो थंडरस्टॉर्म पैदा होंगे वो फ्रंटल थंडरस्टॉर्म होंगे। सिंगल थंडरस्टॉर्म, अगर सिंगल सेल थंडरस्टॉर्म की बात करें तो ये छोटे होंगे, है ना, कमज़ोर होंगे, एक आध घंटे में ये ग्रो होंगे और डिसिपेट हो जाएंगे, है ना। मल्टी सेल थंडरस्टॉर्म की अगर हम बात करें, अच्छा ये सिंगल सेल थंडरस्टॉर्म जो होते हैं ये हमारी इंडिया में काफ़ी कॉमन है। इंडिया में सिंगल सेल थंडरस्टॉर्म काफ़ी कॉमन है, और वो भी कब, समर्स के दिनों में, है ना। समर्स में जैसे अप्रैल में हो गया, मई में हो गया, तो ये काफ़ी कॉमन रहते हैं। तो केरला में हम इनको बोलते हैं मैंगो सावर। केरला की अगर हम बात करें तो उसको हम मैंगो सावर बोलते हैं, क्योंकि मैंगो की जो खेती के लिए, मैंगो की उपज के लिए काफ़ी अच्छे हैं। और कर्नाटका में इसको ब्लॉसम सावर भी बोलते हैं। कर्नाटका में हम इसको बोलते हैं ब्लॉसम सावर, तो ये आप याद रखिएगा। और मल्टी सेल थंडरस्टॉर्म जो रहेंगे ये 1 घंटे से ऊपर मान लो ये चलेंगे, है ना, इसमें कई सेल डेवलप रहेंगे तो ये इससे ज़्यादा खतरनाक रहेंगे। और सुपर सेल थंडरस्टॉर्म की बात करें तो ये लॉन्ग लिव रहेंगे, है ना, और बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहेंगे। इनको अपड्राफ्ट के लिए मॉइस्चर मिलती रहेगी, डाउन ड्राफ्ट करते रहेंगे, ऐसे करके ये काफ़ी समय तक और काफ़ी वायलेंट रहेंगे। अब जैसे जो हमारे टॉर्नेडोज हम पढ़ेंगे वो सुपर सेल थंडरस्टॉर्म की श्रेणी में आ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो टॉर्नेडोज में हम क्या देखते हैं, ये देखिए आप पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये टॉर्नेडो है, यहाँ पे लैंड है, यानी ये लैंड के ऊपर टॉर्नेडो बनेंगे। और जो वाटर बॉडी से बनेंगे उनको हम बोलेंगे वाटर स्पाउट, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो टॉर्नेडो में क्या है, इज ए स्मॉल डायमीटर कॉलम ऑफ वायलेंट, देख रहे हैं आप कितना पतला सा है, डायमीटर काफ़ी कम है। स्मॉल डायमीटर कॉलम ऑफ वायलेंटली रोटेटिंग एयर डेवलप्ड विद इन ए कन्वेक्टिव क्लाउड। कन्वेक्टिव क्लाउड है, कन्वेक्शन से जो क्लाउड्स बने वही हैं, लेकिन इनको कनेक्ट करते हुए जो ये बना हुआ है इसको हम टॉर्नेडो बोलते हैं। तो टॉर्नेडो अकर मोस्ट ऑफन इन एसोसिएशन विद thunderstorms during the spring and summer in the mid latitude of both the northern and southern hemisphere। तो जो टॉर्नेडो हमारे ज़्यादातर डेवलप होते हैं थंडरस्टॉर्म के साथ ही डेवलप होते हैं, और स्प्रिंग सीजन में या समर सीजन में मिड लैटिट्यूड्स में डेवलप होते हैं। मिड लैटिट्यूड्स जब भी बोलूँगा तो इसका मतलब है ट्रॉपिक रीजन की ऊपर की बात हो रही है, टेम्परेट रीजन की बात हो रही है, तो वहाँ पे ये डेवलप ज़्यादातर होते हैं। तो इनका अगर ये मिड लैटिट्यूड में डेवलप हो रहे हैं, टेम्परेट जोन में डेवलप हो रहे हैं, तो उनके बनने का रीजन क्या हो सकता है, मैं आपको बता चुका हूँ। अगर ट्रॉपिकल रीजन में फॉर्मेशन हो रहा है, ये 0 डिग्री है, तब एक्टिविटीज़ कन्वेक्शनल एक्टिविटीज़ के कारण होती है। और टेम्परेट जोन की अगर हम बात कर रहे हैं नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में, तो वहाँ पे फ्रंटल एक्टिविटीज़ के कारण, फ्रंटल एक्टिविटीज़ का कहने का मतलब क्या हो गया, वार्म और कूल एयर के मिलने से जो बनता है, उनकी एक्टिविटीज़ से जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो टॉर्नेडो बनेंगे। तो ये कई सारे आपको टॉर्नेडो दिखाई दे रहे होंगे, देखो, कंपोजिट ऑफ 5 सॉर्ट्स ऑफ टॉर्नेडो जेनेसिस। तो व्हेन वार्म ह्यूमिड एयर मीट्स ए कोल्ड एयर मास हॉरिजॉन्टली स्पिनिंग विंड्स आर क्रिएटेड। तो वार्म और कूल एयर के मिलने से ये स्पिनिंग हो जाती है एयर की। कोरियोलिस फोर्स के कारण अगर वार्म एयर यहाँ से आ रही है, कूल एयर यहाँ से आ रही है, तो ये वार्म एयर को ऊपर जाना है। डिपेंड करता है स्पीड में कौन है, ताकतवर कौन है। अगर वार्म ज़्यादा ताकतवर है तो कूल एयर को पीछे धक्का मारते हुए ऊपर जाएगा। अगर कूल एयर
अगर कूल एयर ज़्यादा ताकतवर है तो क्या होगा कि वो वार्म एयर को फोर्सफुली अपलिफ्ट करेगी, जाना हर केस में वार्म एयर को ही ऊपर है। फिर इनके एयर के जो मिलने से, क्योंकि कोरिलियस फोर्स के कारण ये सीधे सीधे हवाएं नहीं जाएंगी, जबकि डेविएशन हो जाएगा इनमें, तो वो फिर एक साइक्लोनिक या एंटी साइक्लोनिक जो कंडीशन पैदा होगी उसको हम बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टली स्पिनिंग विंड्स आर क्रिएटेड। As the warm air rises, it begins rotating vertically, forming a mesocyclone in the center of cumulonimbus cloud। तो cumulonimbus cloud बनेंगे, उसके सेंटर में एक साइक्लोन बनेंगे, जिनको mesocyclone बोल रहे हैं, और एक सुपर सेल है ये, है ना, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा। तो रोटेटिंग वार्म एयर कंडेंसेस, वार्म एयर अगर ऊपर गई तो उसका होना एक ही काम है कि उसको अब रेनफॉल कराना है, तो रेनफॉल कराएगा। तो द रोटेटिंग वार्म एयर कंडेंसेस इनटू रेन which in turn pulls the mesocyclone closer to the ground, then the tornado begins to form। तो ये टॉर्नेडो का आपका फॉर्मेशन हो गया। कैसे टॉर्नेडो बनते हैं? These whirling atmospheric vortices, vortices क्या होते हैं? ऐसे करके जो ये vortex रहता है, ऐसे कोई हेलिकल फॉर्म है तो ये इसका vortex हो गया। तो these whirling मतलब घूमते हुए, तो these whirling atmospheric vortices can generate the strongest winds known on earth। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट विंड जो अर्थ पे चलती है इन टॉर्नेडोज में चलती हैं। तो आपने देखा होगा, मूवीज़ वगैरह देखी होगी टॉर्नेडोज पे, ट्विस्टर एक मूवी है, तो गाड़ियाँ आड़ियाँ सब उड़ जाती हैं इसके अंदर, है ना, सक कर लेता है सबको। तो स्पीड इनकी क्या होती है? 500 किलोमीटर पर आवर तक इनकी स्पीड होती है, तो इनको ट्विस्टर भी कहते हैं। मूवी भी है ट्विस्टर। अभी वाटर स्पाउट क्या है ये देखिए आप, ये वाटर बॉडी है, तो वाटर बॉडी पे जो बनते हैं उनको हम बोलते हैं वाटर स्पाउट। और तो वाटर स्पाउट को क्या है, कंटिन्यूसली हीट मॉइस्चर सप्लाई मिलती रहेगी, क्योंकि ये वाटर बॉडीज पे बनते हैं। तो वाटर स्पाउट इज एन इंटेंस कॉलमनर वॉर्टेक्स यूजुअली अपीयरिंग एज ए फनल शेप्ड क्लाउड, टॉर्नेडो जैसे ही लग रहा है, दैट अकर्स ओवर ए बॉडी ऑफ वाटर। दे आर कनेक्टेड टू टावरिंग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ये भी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से जुड़े रहेंगे, है ना, जैसे कि टॉर्नेडो थे लेकिन वो लैंड पे थे। दे आर वीकर देन मोस्ट ऑफ इट्स लैंड काउंटर पार्ट। तो लैंड पे इनके जो साथी थे यानी टॉर्नेडो, उनसे वीक होते हैं। मोस्ट वाटर स्पाउट डू नॉट सक अप वाटर। तो वाटर को सक नहीं करते हैं ये। दे आर स्मॉल एंड वीक रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर ओवर वाटर। तो वीक होते हैं, रोटेटिंग है लेकिन वीक है, मॉइस्चर इनको सप्लाई हो सकती है लेकिन उतना सक नहीं कर पाते हैं, इसलिए वीक रहते हैं। तो टॉर्नेडोज का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये हमारे 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ है, इसके बीच का ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन है। तो इसमें काफ़ी कम आपको टॉर्नेडोज देखने को मिलेंगे लेकिन काफ़ी कम है। लेकिन अगर आप देखें टेम्परेट जोन, तो वहाँ पे देखिए ये हमारा यूरोप का इलाका है। अब स्कैंडिनेवियाई जो कंट्रीज हैं वो 60 डिग्री के ऊपर चली जाती हैं, यानी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सब ऊपर चली जाती हैं, यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये हमारा जो यूरोप का रीजन है, और यहाँ पे अमेरिका में सबसे ज़्यादा टॉर्नेडोज आते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है। इसके बाद वहाँ नीचे भी हम देख सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया टॉर्नेडोज का। अब चूँकि ये ट्रॉपिकल जोन में उतना नहीं है, तो इनकी एक्टिविटीज़ का जो कारण है वो क्या है, फ्रंटल, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि फ्रंट्स कैसे डेवलप होते हैं। तो फ्रंटल एक्टिविटीज़ के कारण ये टॉर्नेडोज बनते हैं बजाय कन्वेक्शनल एक्टिविटीज़ के। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपने देख लिया। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है हैज़ द मोस्ट वायलेंट टॉर्नेडोज। कनाडा जो है रिपोर्ट द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ टॉर्नेडोज। इन द इंडियन सब कंटिनेंट बांग्लादेश ज़्यादा इफेक्टेड है टॉर्नेडोज से। अभी हम लोग देखते हैं लाइटनिंग एंड थंडर। तो ये फिगर में आप देख सकते हैं कि ये रीजन है पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन का, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। देखिए जैसे मानसून के बारे में अभी साइंटिस्ट अभी तक पुख्ता कुछ भी बता नहीं पाते हैं, ऐसे ही लाइटनिंग और थंडर का जो एग्जैक्ट रीजन है उस पर भी रिसर्च ही चल रही है, और अभी हम लोग पूरे तरीके से इसके डेवलपमेंट का रीजन नहीं पता है हम लोगों को। तो फिर भी जो मोटा मोटी हम लोगों को पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रीजन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन है ये डेवलप होता है ऊपर, जिसको हम कैटाइन बोलते हैं, और रीजन ऑफ नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेशन है क्लाउड्स में, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स में, वो नीचे डेवलप होता है। और दूसरे एरिया में भी ऐसे ही होता है, ऊपर पॉजिटिव आयन नीचे नेगेटिव आयन। और इनसे होता क्या है, प्लस और माइनस इनके मिलने से जो डिस्चार्ज बिटवीन पॉजिटिव रीजन ऑफ वन क्लाउड एंड नेगेटिव रीजन ऑफ अनादर, तो इनके बीच जो डिस्चार्ज होता है प्लस माइनस के बीच,
इससे जो हमारा है लाइटनिंग की कंडीशन पैदा होती है। वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू स्मॉल आइस क्रिस्टल, जो वाटर वेपर होते हैं वो कंडेंस होते हैं स्मॉल आइस क्रिस्टल में जब ये ऊपर जाते हैं, है ना, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स में। आइस क्रिस्टल कंटिन्यू टू मूव अंटिल दे गैदर एनफ मास, तो ये आइस क्रिस्टल जो है ऊपर जाते रहते हैं जब तक कि इनका काफ़ी मास नहीं हो जाता है और वो ओवरकम कर सकें वायलेंट फोर्स पे। भाई कोई छोटा सा आइस क्रिस्टल है, ये ऊपर जा रहा है और ग्रो होता जा रहा है ना। जब ये इतना ग्रो हो जाएगा कि जो वायलेंट फोर्स इसको मिल रहा है इससे ज़्यादा हो जाएगा तो ये फिर नीचे आने लगेगा, है ना। दिस लीड्स टू ए सिस्टम वेयर स्मॉलर आइस क्रिस्टल मूव्स अप वाइल बिगर क्रिस्टल कम डाउन, तो बिगर क्रिस्टल नीचे आ रहे होते हैं और छोटे क्रिस्टल ऊपर जा रहे होते हैं। तो इससे होगा क्या, द रिजल्टिंग कोलिजन्स ट्रिगर द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके बीच जो कोलिजन होगा उससे इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज होगा इन ए प्रोसेस वेरी सिमिलर टू जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क, है ना। तो इलेक्ट्रिक स्पार्क पैदा होगा इससे, जिसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन। द मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन कॉज मोर कोलिजन्स एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज एंड ए चेन रिएक्शन एंस्यूज, तो ये रिएक्शन होती रहेगी। द प्रोसेस रिजल्ट इन सिचुएशन इन विच द टॉप लेयर ऑफ क्लाउड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज, है ना, जो क्लाउड की टॉप लेयर होगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, इसको हम कैटाइंस बोलते हैं, और मिडिल और बॉटम लेयर्स होगी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, जिसको हम एनाइंस बोलते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम लेयर, तो इन दोनों लेयर्स के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम जो बोलेंगे तो वो करीब हो जाएगा इन ऑर्डर ऑफ 109 और 1010 वोल्ट, इतने वोल्ट का डिफरेंस इनके बीच क्रिएट हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो इन लिटिल टाइम ए ह्यूज करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 105 यानी 105 से 106 एम्पियर तक का करंट पैदा हो जाएगा इन दोनों लेयर के बीच जो चलना शुरू हो जाएगा। तो इट प्रोड्यूसेस हीट लीडिंग टू हीटिंग ऑफ द एयर कॉलम बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ क्लाउड, इससे क्या होगा, एयर कॉलम हीट होना शुरू हो जाएगा। इट इज बिकॉज ऑफ दिस हीट दैट द एयर कॉलम लुक्स रेड ड्यूरिंग लाइटनिंग, तो इस हीट के कारण जो है वो एयर कॉलम रेड दिखना शुरू हो जाता है हमें लाइटनिंग में। तो द हीटेड एयर कॉलम एक्सपेंड एंड प्रोड्यूसेस शॉक वेव्स दैट रिजल्ट इन थंडर, तो ये हीटेड जो एयर कॉलम है जो एक्सपेंड करता है और प्रोड्यूस करता है शॉक वेव्स, जिससे कि थंडर पैदा होता है ना, जो आवाज़ हमको सुनाई देती है उसको बोलते हैं थंडर। तो थंडर इज द साउंड कॉज्ड बाय डिस्चार्ज ऑफ एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिकल चार्ज बाय लाइटनिंग, तो जो एटमॉस्फेरिक लाइट है उसके द्वारा जो डिस्चार्ज किया जा रहा है इलेक्ट्रिकल चार्ज, उसके कारण जो हमें साउंड सुनाई देता है उसको हम थंडर बोलते हैं। तो द चैनल प्रेशर ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज ग्रेटली एक्सीड्स द एम्बिएंट प्रेशर, तो इनके बीच का जो प्रेशर डेवलप होगा इस चैनल में वो प्रेशर एम्बिएंट या सराउंडिंग का जो प्रेशर है उससे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, एंड द चैनल एक्सपेंड करती है, और ये चैनल एक्सपेंड करती है स्पीड ऑफ साउंड से, जिसको हम सुपर सोनिक रेट बोलते हैं, तो साउंड की स्पीड से ये ट्रेवल करती है। तो द रिजल्टेंट शॉक वेव डिकेस रैपिडली, जल्दी से ये डिके भी हो जाती है तुरंत, विद डिस्टेंस एंड इवेंचुअली हर्ड एज थंडर, और थंडर के रूप में हमें सुनाई देती है जब ये स्लो होती है स्पीड ऑफ साउंड के बराबर। तो थंडरबोल्ट इज ए फ्लैश ऑफ लाइटनिंग अकम्पनीड बाई क्रैश ऑफ थंडर, तो थंडरबोल्ट क्या है, फ्लैश करती है जो लाइट और उसके बाद जो क्रैश होता है थंडर का। अब ये लाइटनिंग फ्रॉम क्लाउड टू अर्थ, तो जो बिजली चमकती है और नीचे धरती पे जो गिरती है हम बोलते हैं बिजली गिरी, तो वो क्या है, तो अर्थ इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हमें पता है कि हम फिजिक्स में पढ़ते हैं जो अर्थ है वो अच्छी चालक है, कंडक्टर मतलब अच्छी चालक है इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कुछ भी चार्ज अगर हम अर्थ को देंगे तो वो अर्थ में चला जाएगा और वो चार्ज नहीं होगी, न्यूट्रल ही रहेगी अर्थ। तो इन कंपेरिजन टू द मिडिल लेयर ऑफ द क्लाउड हाउएवर इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, लेकिन जो मिडिल लेयर है क्लाउड की उसके कंपैरिजन में ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, ये फ्लो ऑफ करंट गेट्स डायरेक्टेड टुवर्ड द अर्थ, तो अर्थ की तरफ भी फ्लो होने लगता है करंट का। इट इज दिस करंट फ्लो दैट रिजल्ट इन द डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, तो यही जो करंट फ्लो है इससे हमारा लाइफ का डैमेज, किसी के ऊपर गिर गई बिजली या प्रॉपर्टी का डैमेज होता है। वंस अबाउट 80 to 100 मीटर फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से अगर 80 से 100 मीटर के ऊपर की बात कर रहे हैं तो लाइटनिंग टेंड्स टू चेंज कोर्स टू हिट द टॉलर ऑब्जेक्ट, है ना। तो जो लाइटनिंग से हिट होंगे ज़्यादातर जो लंबी लंबी चीज़ें होंगी, जैसे लंबी इमारत हो गई, ऊंची काफ़ी इमारत होगी, वो हिट होगी, है ना। इसीलिए जो लंबी लंबी इमारतें रहती हैं उस पर हम वर्टिकल पोल लगाते हैं, जिससे कि बिजली अगर गिरे तो इस पे गिरे और नीचे अर्थ में चली जाए।
दिस इज बिकॉज ट्रेवलिंग थ्रू एयर विच इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स ट्राई टू फाइंड ए बेटर कंडक्टर। अब हमको पता है कि जो एयर है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, है ना। तो अब जब लाइटनिंग होगी और उसको एयर में से जाके अर्थ में जाना है, तो एयर है बैड कंडक्टर, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ढूंढते हैं कि हमें अच्छा कंडक्टर मिल जाए कोई, है ना। इसलिए उन्हें अच्छा कंडक्टर देने के लिए हम जो बिल्डिंग्स के ऊपर जो पोल लगाते हैं, उससे क्या हो गया कि उनको अच्छा कंडक्टर मिल गया, तो एयर को छोड़ के इसमें जाके फिर अर्थ में चले जाते हैं। एंड ऑल्सो द शॉर्टेस्ट रूट, और छोटा रूट भी देखते हैं, है ना, टू द रिलेटिवली पॉजिटिवली चार्ज अर्थ सरफेस। उनको अर्थ की सरफेस तक जाना है, यानी वो लाइटनिंग हुई है उसको अर्थ की सरफेस तक जाना है, उनको छोटा रूट देखना है और ऐसा देखना है कि कंडक्टर अच्छा मिल जाए। इसलिए हम अच्छा कंडक्टर लगा देते हैं बिल्डिंग के ऊपर, जिससे कि लाइट से बिल्डिंग अफेक्ट ना होके वो सीधा कंडक्टर्स पे जाके फिर अर्थ में चले जाए। तो जो सबसे ज़्यादा लाइटनिंग एक्टिविटी अर्थ पे अकर होती है वो कहाँ पे होती है? लेक मराकाइबो। मैं लेक्स पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। लेक मराकाइबो काफ़ी फेमस लेक है वेनेजुएला की। अब लाइटनिंग से डेथ होती है ना, तो ये आप सारा देख सकते हैं, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, ये आप पढ़ लेंगे कि लाइटनिंग डेथ और जो जो कैजुअलिटीज़ और क्या क्या डेंजर होते हैं लाइटनिंग से, वो हमको लिखने के लिए ये पॉइंट्स हैं। हेल स्टॉर्म, तो हेल इज द फॉर्म ऑफ सॉलिड प्रेसिपिटेशन। जब सॉलिड प्रेसिपिटेशन होता है बजाय लिक्विड के, तो उसको हम बोलते हैं हेल स्टॉर्म। तो इसमें क्या होता है? पैलेट फॉल होते हैं फ्रोजन आइस के, है ना, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से। एनी थंडरस्टॉर्म विच प्रोड्यूसेस हेल दैट रीचेस द ग्राउंड इज नोन एज हेल स्टॉर्म। हेल स्टोन्स क्या होते हैं? आर प्रोड्यूस्ड इन ऑलमोस्ट ऑल थंडरस्टॉर्म्स बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे डोंट रीच द सरफेस। तो हेल स्टोन हर थंडरस्टॉर्म में क्रिएट होते हैं, लेकिन अर्थ तक आते आते वो पिघल जाते हैं। तो फेवरेबल कंडीशन फॉर हिल फॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोशन होना चाहिए एयर का विद इन द पेरेंट थंडरस्टॉर्म। जो थंडरस्टॉर्म क्रिएट हुआ है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोशन होना चाहिए एयर का। हाई लिक्विड वाटर कंटेंट होना चाहिए, है ना, लिक्विड वाटर जो है काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट होना चाहिए क्यूमुलोनिम्बस का, यानी काफ़ी ज़्यादा वर्टिकली फैले होने चाहिए क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। गुड पोर्शन ऑफ द क्लाउड लेयर इज बिलो फ्रीजिंग, यानी 0 डिग्री सी से नीचे होना चाहिए। हाई सरफेस टेम्परेचर होना चाहिए। हेल ग्रोथ इज ग्रेटली इनहिबिटेड ड्यूरिंग कोल्ड सरफेस टेम्परेचर। तो सरफेस का जो टेम्परेचर होना चाहिए हाई होना चाहिए, तभी तो ऊपर जाएंगे एयर्स। अब ये एक फिगर दिया हुआ है हमने कि फॉर्मेशन कैसे होता है हेल का। तो हाउ ए हेलस्टोन फॉर्म्स, एक हेलस्टोन का फॉर्मेशन कैसे होगा? ए फ्रोजन वाटर ड्रॉपलेट इज स्वेप्ट अप बाई करंट विद इन ए थंडर क्लाउड। थंडर क्लाउड, तो एक जो फ्रोजन वाटर ड्रॉपलेट होगी, ये हमारी एक फ्रोजन वाटर ड्रॉपलेट है, तो ये करंट्स के द्वारा ऊपर जाएगी और ग्रो हो जाएगी साइज में, क्योंकि सुपर कूल्ड मॉइस्चर है ऊपर, है ना। फिर इसके बाद ये नीचे आएगी फ्रोजन वाटर ड्रॉपलेट, इसके बाद फिर ऊपर जाएगी। ऐसे ऐसे करते करते ये देखिए आप, ये ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। आखिर में जब ये नीचे आ जाएगी और एयर इसको होल्ड करना बंद कर देगी, तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ये हेल स्टोन के रूप में नीचे बारिश होगी या प्रिसिपिटेशन होगा। तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेशन हो गया हेल का। तो हैजार्ड जो होते हैं पॉज्ड बाई थंडरस्टॉर्म्स एंड एसोसिएटेड फिनोमेना, तो वो हैजार्ड्स हैं, ये काफ़ी हैजार्ड दिए हुए हैं, जैसे क्लाउड बस्ट हो गया, है ना। तो अंडर द राइट कंडीशंस रेनफॉल फ्रॉम थंडरस्टॉर्म कॉजेज फ्लैश फ्लडिंग, क्लाउड बस्ट। एक ही जगह पे काफ़ी मात्रा में जब बारिश हो जाती है कुछ ही समय में, तो उसको हम क्लाउड बस्ट कहते हैं या बादल का फटना कहते हैं। बादल का फटने का मतलब ये नहीं है कि बादल 2 भागों में फट गया, इसका मतलब बस यही है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ ही समय में बहुत ज़्यादा बारिश का हो जाना। तो लाइटनिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी फायर वगैरह लग जाती है ना, फैटलिटीज़ होती हैं, फैटलिटीज़ मतलब काफ़ी ज़्यादा मृत्यु होती है। हेल डैमेजेस, क्रॉप्स डैमेज हो जाती है, व्हीकल विंडशील्ड्स, विंडोज, लाइफ स्टॉक मतलब पालतू जानवर वगैरह हैं, वो भी काफ़ी मारे जाते हैं। स्ट्रॉन्ग यानी 120 माइल्स पर आवर की स्पीड से थंडरस्टॉर्म्स जो हैं वो ट्रीज, पावर लाइन, इन सबको डैमेज कर देते हैं। डाउनबस्ट पोज ए ह्यूज रिस्क टू एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग। तो अगर जो डाउनबस्ट है उसके कारण जो है काफ़ी तेज़ हवाएं चलती हैं, इसलिए एयरक्राफ्ट को भी टेक ऑफ और लैंडिंग के समय काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। टॉर्नेडोज की जो स्पीड है वो मैंने बताया बहुत ज़्यादा होती है, 300 माइल्स पर आवर, कैन डिस्ट्रॉय ऑल बट द बेस्ट बिल्ट ह्यूमन
मेड स्ट्रक्चर्स। तो टॉर्नेडो से डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम लोग अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।